हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21.7 का क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट किया था, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट करने से पहले आप एक थ्योरी समझ लो। देखो, अगर मान लो कोई स्ट्रेट लाइन हो, कोई स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन ये है और दूसरा स्ट्रेट लाइन ये है ना। तो ये जो स्ट्रेट लाइन था, इन दोनों स्ट्रेट लाइन के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, दोनों एंगल, मान लो कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो आपको इस एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डायरेक्शन दे देना है ना। एंटी क्लॉकवाइज बोले तो इस तरह से है ना, ये एरो यहाँ पे आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे एंगल कंसीडर करेंगे तो ये ऐसे आएगा, सही ना। मान लो कि इस वाले स्ट्रेट लाइन का स्लोप है m, इसका स्लोप है m, इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, है ना। ये हमने स्लोप मान लिया सबका, ठीक है। तो आप जब ये दोनों एंगल इक्वेट कर रहे होगे, ये मान लो ये थीटा और ये अल्फा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल एंगल है, तो आप बोलोगे कि थीटा इज इक्वल टू अल्फा है, तो यहाँ पे दोनों साइड tan ले लेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा आ जाएगा। इसके बाद आपको फार्मूला कैसे अप्लाई करना वो सुनना, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ रखा है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 ऐसा हमने फार्मूला पढ़ा था। आप यहाँ पे m2 माइनस m1 की जगह m1 माइनस m2 भी बोल सकते हो, क्योंकि ये मॉडुलस लगा हुआ है। तो जब भी आप किसी ऐसे फिगर में, जो मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, इस फॉर्मूले का यूज हम लोग कैसे करेंगे वो सुनना, कि आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को दे देना है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, क्लॉक ऐसे मूव करता है, लेकिन हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल देंगे, क्योंकि जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव एंगल होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे, जहाँ पे जैसे मान लो कि ये थीटा है, तो ये इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल है, जिसका स्लोप है m और स्लोप है m1। तो यहाँ पे एरो कहाँ पे खत्म हुआ है, इस पे खत्म हो रहा है, तो m1 माइनस m करेंगे, है ना। tan थीटा का फॉर्मूला में क्या यूज करेंगे, m1 माइनस m अपॉन में 1 प्लस m इंटू m1 ऐसा यूज करेंगे, और कोई मॉडुलस नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर कर रहे हैं। लेकिन ये काम तभी करना है जब इक्वल एंगल बना रहा हो कोई स्ट्रेट लाइन किसी दो स्ट्रेट लाइन के साथ, ठीक है। यानी एक ही फिगर में आप दो एंगल को इक्वेट कर रहे हो, तब आप ऐसा कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ tan अल्फा है, तो यहाँ पे हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर कर रखा है, तो यहाँ पे m माइनस m2 बोलेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे m2 माइनस m1 होता है ना, तो पहले किसको रखना है, जहाँ पे एरो खत्म हुआ है ना, जहाँ पे एरो खत्म हुआ है, यहाँ पे m माइनस m2 इस तरह से, तो m माइनस m2 बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे, m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m इंटू m2, इस तरह से लेना है, और आपको मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप आसानी से इक्वेट कर सकते हो, और आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो ये ध्यान रखना है, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 में करने वाले हैं, ठीक है। तो देखना, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या लिखा है, यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन जो है तीसरे स्ट्रेट लाइन के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन के साथ इक्वल एंगल बनाए, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जो भी मैंने आपको बताया है। तो अब देखो, क्वेश्चन नंबर 31, इसमें लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 4,5। एक स्ट्रेट लाइन है 4,5 से पास कर रहा है, तो एक फोटो बना लेते हैं, रफ फोटो। मान लो कि यही वो स्ट्रेट लाइन है, कहाँ से पास किया, 4,5 से। मान लो ये 4,5 है ना, ये 4,5 से पास किया। इसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। इसके आगे क्या बोला, एंड मेक्स इक्वल एंगल विद द लाइन सी एंड ये जो स्ट्रेट लाइन है दो अदर स्ट्रेट लाइन के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं। तो मान लो एक स्ट्रेट लाइन ये है, दूसरा स्ट्रेट लाइन ये है ना, इस तरह से मान लिया। तो ये जो एंगल निकल के आया है, ये एंगल को हमने नाम दे दिया थीटा, और ये जो एंगल निकल के आया इसका नाम दे दिया अल्फा। और आप देखे होंगे कि हमने जो डायरेक्शन लिया वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, सही ना। तो हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को दिखाया है। अब देखो, यहाँ पे पहले वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रखा है 5x माइनस 12y, इसका इक्वेशन है 5x माइनस 12y, 5x माइनस 12y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, प्लस 6 इक्वल टू 0। और दूसरे वाले लाइन का इक्वेशन है
3x इज इक्वल टू 4y, तो 3x उसको उठा के इधर कर लेते हैं, तो 4y और माइनस का 7 इक्वल टू 0। ये सभी को हमने लेफ्ट साइड ले आया, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे बताना है कि इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना हो हमें दो चीज़ें चाहिए होगा, स्लोप और पॉइंट। तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए है जो 4,5 से पास कर रहा है, तो इस पे पॉइंट तो पता है, अगर इसका स्लोप मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसके स्लोप को हम लोग मान लेते हैं m, है ना, इसके स्लोप को मान लेते हैं, स्लोप इज इक्वल टू m। ये हमने मान लिया, ये हमने मान लिया, लेट। अब देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा और इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच है अल्फा। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों का स्लोप पता होगा तभी तो इसका स्लोप तो हमने m मान लिया, इसका स्लोप हमें निकालना पड़ेगा, तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका स्लोप कितना आएगा, तो इसका स्लोप यहां लिख लेते हैं, ठीक है। इसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, यानी 5/12 आ जाएगा, तो 5/12 आ गया, सही ना। अच्छा इसका स्लोप लिख लेते हैं, इसका स्लोप कितना आएगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, तो इस हिसाब से 3/4 आ जाएगा, है ना। तो दोनों का स्लोप हमने लिख लिया। अच्छा अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा आ जाएगा, सही है। तो tan थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू लाइन, है ना। तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल है, तो इन्हीं दोनों के स्लोप का हम लोग यूज करेंगे। तो m2 माइनस m1 करना है, तो किसको m2 किसको m1 माने, तो जिस पे एरो खत्म हुआ उसको m2 बोलेंगे, यानी कि 5/12 माइनस m बोलेंगे, है ना। तो 5/12 माइनस m, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये वाला, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, सही ना। और ये मॉडुलस, तो यहाँ पे हम लोग मॉडुलस नहीं लगाएंगे, आपको क्या करना है, जहां पे एरो खत्म हुआ है उसको m2 मान लो, m2 माइनस m1 कर लो, ठीक है। इस तरह से यूज करोगे, मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5m अपॉन 12 हो जाएगा, इक्वल टू tan अल्फा। अल्फा इज द एंगल बिटवीन दिस टू लाइन, तो इन दोनों लाइन का स्लोप हमें पता है, इसका स्लोप m है, इसका स्लोप 3/4 है। तो m2 माइनस m1 करना है, तो एरो यहां पे खत्म हुआ तो m माइनस 3/4 करेंगे, है ना। m माइनस 3/4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m/4 आ जाएगा। अब देखो ऊपर भी एलसीएम आएगा 12, नीचे भी एलसीएम 12, तो एलसीएम तो साफ हो जाएगा, क्या बच जाएगा 5 और ये 12 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5 माइनस 12m आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस 5m। एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया और एलसीएम कट जा रहा है, ऊपर भी एलसीएम 4 नीचे भी एलसीएम 4, तो कट जाएगा, तो 4m माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3m। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5 माइनस 12m और इनटू में 4 प्लस 3m इज इक्वल टू ये आ जाएगा कितना 12 प्लस 5m और इनटू में आएगा 4m माइनस 3, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये जाएगा 20 और प्लस का 15m और माइनस का 48m माइनस 36m आ जाएगा, सही ना। अच्छा ये हमने गलत लिखा है, 5 4 जा 20, है ना, 15m 12 चौका 48m और 12 36m स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ बोलो 12 चौका 48 48m और 12 36 माइनस 36 और ये हो जाएगा प्लस का 20m स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 15m, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व करके एक साथ कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले m स्क्वायर को लिखते हैं 36m स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 33m और प्लस का 20 बचेगा, इक्वल टू यहाँ पहले m स्क्वायर को लिख लेते हैं 20m स्क्वायर 48m माइनस 50m प्लस का 33m आ जाएगा और प्लस का माइनस का 36 बचेगा, माइनस 36। अच्छा अब m स्क्वायर वाले को साथ में कर लेते हैं, तो इन सब को उठा के इधर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा कितना 30 और 20 50, यानी कि 56m स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस में 66m और ये उठ के इधर आ जाएगा तो माइनस 56 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन जा रहा है तो 2 कॉमन लेके 0 पर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 28m स्क्वायर प्लस 33m और माइनस 28 इज इक्वल टू 0।
अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, 20m² अब प्लस 49 माइनस 16, सॉरी 49m होगा ना, 49m माइनस 16m माइनस 28 इज इक्वल टू 0। आप फैक्टराइज करना, इतना ही आएगा, ठीक है। तो इन दोनों से क्या कॉमन है, 7m कॉमन है, तो क्या बचेगा 4m प्लस 7, 7 बच जाएगा, 4m प्लस 7। यहाँ पे 4 कॉमन है तो क्या बचेगा 4m प्लस 7 इक्वल टू 0। तो आप देखोगे 4m प्लस 7 तो कॉमन चला गया, तो क्या बचेगा 7m माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की दो वैल्यू -7/4 और m की वैल्यू आ रहा है 4/7, तो m की दो वैल्यू आया, तो इक्वेशन भी दो आएगा, है ना। तो इक्वेशन हमें निकालना था, और किसका इक्वेशन, जो लाइन पास कर रहा है 4,5 से, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, क्या मिलेगा y माइनस y1, y1 बोले तो 5 इज इक्वल टू m, पहले हम लोग इसका यूज कर रहे हैं -7/4 का, तो -7/4 इंटू एक्स माइनस x1, x1 बोले तो 4, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4y माइनस 20 इज इक्वल टू -7x प्लस 28 आ जाएगा। अब इन सबको उठा के कर लेते हैं, तो 7x प्लस 4y और ये आ जाएगा -48 इक्वल टू 0। तो पहला एक आंसर तो ये हो गया, और एंड दूसरा आंसर क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन दूसरा क्या होगा y माइनस y1, y1 बोले तो 5 इंटू इक्वल टू m इंटू m बोले तो 4/7, तो 4/7 इंटू एक्स माइनस x1 बोले तो 4 है, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7/-35 इज इक्वल टू 4x माइनस 16। अब इन सबको उठा के इधर कर लेते, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 7y, ये उठ के इधर आएगा, तो क्या बचेगा प्लस का 19 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका आ गया आंसर। तो ये दो आंसर आएगा, एक आंसर ये होगा, दूसरा आंसर हमारा ये होगा, ठीक है ना। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं क्या हमारा कैलकुलेशन सही है। क्वेश्चन नंबर 31 का 4x माइनस 7y प्लस 19 इज इक्वल टू 0 और 7x प्लस 4y माइनस 48 इज इक्वल टू 0 बिल्कुल सही है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 31। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 32 नंबर, इफ द लाइन, दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, आर इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन, ये मतलब एक लाइन, दो लाइन जो है किसी सिंगल लाइन के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब सेम एंगल बना रहा है, इक्वल एंगल बना रहा है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो किस लाइन के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, एक लाइन है, चलो मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, और इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस 4 है, कितना है mx प्लस 4। अब इस लाइन के साथ दो लाइन इक्वली इंक्लाइन है, तो एक लाइन ये है और एक ये लाइन ये है, दोनों इक्वली इंक्लाइन बोलने का मतलब दोनों सेम एंगल बना रहा है। तो एंगल को हम लोग कैसे लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने ले लिया। और इन दोनों लाइन का इक्वेशन दे रखा है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है, 3x प्लस 1, और अगला लाइन है 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ठीक है। अच्छा, तो हमसे m की वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये इक्वल एंगल है, ये थीटा है, ये अल्फा है, तो एक लाइन जो है दो लाइन के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा लेकर के चलेंगे। तो ऐसे केस में क्या करना है, हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेना है, ठीक है। इसके बाद सभी का स्लोप निकालो, इसका स्लोप कितना है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपने एक फॉर्म पढ़ा होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो जो x का कॉफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है, तो यहाँ पे स्लोप कितना है m है, तो इसका स्लोप है m, इसका स्लोप कितना आ जाएगा, तो x का कॉफिशिएंट 3 है, तो इसका स्लोप 3 है, इसका स्लोप 2 को इधर डिवाइड करेंगे तो इसका स्लोप आ जाएगा 1/2, सही ना। सभी का स्लोप हमने लिख लिया। अब यहाँ पे बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा लेके चलेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, क्योंकि इक्वल एंगल बना रहा है। tan थीटा कैसे निकालेंगे, तो m2 माइनस m, जहाँ पे एरो खत्म हुआ है ये माइनस ये करेंगे, यानी 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3 इंटू m हो जाएगा।
फिर यहाँ पे एरो यहाँ खत्म हुआ तो m माइनस 1/2 करेंगे, तो m माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m/2 आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये तो कोई दिक्कत नहीं, 3 माइनस एम अपॉन 1 प्लस 3m, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर एलसीएम 2 नीचे एलसीएम 2, एलसीएम कट जाएगा तो 2m माइनस 1 और नीचे बचेगा 2 प्लस m बचेगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 माइनस एम इंटू 2 प्लस m और इक्वल टू 1 प्लस 3m इंटू में 2m माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यह जाएगा 6 और यह जाएगा प्लस का 3m माइनस का 2m और माइनस का m स्क्वायर। इसको भी मल्टीप्लाई करो तो यह जाएगा 2m माइनस 1 माइनस प्लस 6m स्क्वायर और माइनस का 3m। अब m स्क्वायर वाले को साथ में कर लेते हैं। अच्छा पहले माइनस m स्क्वायर को लिख लेते हैं, इन दोनों से क्या बचेगा प्लस m और प्लस का 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे 6m स्क्वायर आएगा 2m माइनस 3m माइनस। तो अब हम लोग इस सभी को उठा के हम लोग राइट साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 6m स्क्वायर और ये इधर आएगा तो प्लस में m स्क्वायर और ये माइनस का m पहले से ये उठ के इधर आएगा तो माइनस m और माइनस 1 पहले से प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो क्या बच जाएगा, ये 7m स्क्वायर और यहाँ से माइनस 2m और माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से हमें m की वैल्यू निकालना है, तो इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, है ना। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो m इज इक्वल टू क्या होगा माइनस बी यानी कि 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4ac, तो माइनस का 4a इंटू सी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 इंटू 7 49 हो जाएगा, अपॉन में 2a यानी कि 14 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस माइनस, देखो अंदर से 49 को 4 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि दोनों से 4 कॉमन लेंगे, तो बाहर 2 आ जाएगा, है ना। तो बाहर आ जाएगा 2, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 49 अंदर बचेगा 50, ठीक है, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 14, तो यह जाएगा m की वैल्यू। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस माइनस, अच्छा 50 को लिख सकते हैं 25 इंटू 2, तो 25 से 5 बाहर आ जाएगा तो 5 2 जा 10 रूट 2 आ जाएगा, सही ना। क्या आएगा 10 रूट 2। अब डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 14, तो ऊपर से 2 कॉमन जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 डिवाइडेड बाई 7, हमने 2 कॉमन लेके नीचे से 14 काट दिया तो m की वैल्यू ये आ जाएगा, सही ना। तो हमें यहाँ पे सिर्फ m की वैल्यू ही निकालना था, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। तो हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 32 था, 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 बाई 7 बिल्कुल सही आंसर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पे। ये था क्वेश्चन नंबर 32। देखो क्वेश्चन नंबर 33 नंबर, इसमें लिखा अ रे ऑफ लाइट पासिंग द पॉइंट 1, 2 रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट ए एंड रिफ्लेक्टर रे पासेस थ्रू द पॉइंट 5, 3 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। देखो क्वेश्चन क्या क्या रहा वो आप सुनना। बोला कि एक एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस हमने ले लिया, एक रे है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, अच्छा पास कर रहा है कहाँ से, एक रे है पास कर रहा है कहाँ से 1, 2 से। तो हमने मान लिया कि ये रे है, ये पास किया किस पे एक्स एक्सिस पे, और किस पॉइंट से पास कर रहा है 1, 2, तो ये हो गया 1, 2, और ये एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो रिफ्लेक्ट करेगा तो इस तरह से जाएगा, है ना। और रिफ्लेक्ट करने के बाद कहाँ से पास किया, तो ये पास कर रहा है 5, 3 से। तो हमें ये ए का कोऑर्डिनेट बताना है कि इस ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखो जो भी कोऑर्डिनेट होगा इसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, सही ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट को कुछ मान लिया जाए, चलो एक्स कोऑर्डिनेट को ए मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमने इस ए की वैल्यू निकाल लिया तो ए का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, सही है। तो कैसे निकालेंगे, तो सुनना, ये है आपका इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होता है, तो उस हिसाब से
ये एंगल और ये एंगल भी सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे नॉर्मल तो ये होता है, तो इंसिडेंट एंगल तो ये हो जाएगा और रिफ्लेक्टेड एंगल ये होगा। और अगर ये दोनों एंगल सेम है तो ये दोनों एंगल भी सेम होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 90 होता है। तो यहाँ से ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल सेम होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम थीटा बोल सकते हैं, इसको हम अल्फा बोल सकते हैं। ठीक है, हमने देखा कि एंगल का डायरेक्शन कैसा लिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना, ताकि हमारा काम आसान हो सके। तो अब देखो, अब हमें ये जो थीटा लाइन है, सॉरी थीटा जो एंगल है, ये किन दो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बन रहा है, एक है हमारा एक्स एक्सिस और ये है स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों का स्लोप पता हो तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ये तो है एक्स एक्सिस, इसका स्लोप हो जाएगा 0, इसका स्लोप क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0। और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमें निकालना पड़ेगा, तो इसको नाम दे देते हैं b और इसको नाम देते हैं c। तो अगर हम लोग ab का स्लोप लिखें, है ना, स्लोप ऑफ ab, स्लोप ऑफ ab, तो ab का स्लोप क्या आएगा, तो y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 0 अपॉन में 1 माइनस a, x2 माइनस x1, ऐसा आ जाएगा, है ना। तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप आ गया, इसका स्लोप यहाँ पे लिख देते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा, 2 अपॉन 1 माइनस a। अच्छा, इसका स्लोप क्या आएगा, तो y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 0 यानी कि 3 हो जाएगा, फिर 5 माइनस a हो जाएगा, 5 माइनस a। इन दोनों का स्लोप हमने लिख लिया। अच्छा, हम लोग बोलेंगे क्या, अच्छा स्लोप ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं स्लोप ऑफ किसका, AC का कितना आएगा, 3 अपॉन 5 माइनस a। तो यहाँ बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे टैन थीटा कैसे लिखेंगे, तो m2 माइनस m1, m2 किसको बोलेंगे, तो एरो यहाँ पे खत्म हुआ है, तो 0 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस ए लिखेंगे, तो 0 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई, फिर 1 प्लस, तो 1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे m1 m2, तो ये तो 0 हो जाएगा, फिर इक्वल टू टैन अल्फा, तो m2 माइनस m1, तो एरो यहाँ पे खत्म हुआ है, तो ये लेंगे 3 अपॉन 5 माइनस ए माइनस 0, इसका स्लोप क्या है 0 है, तो क्या लिखेंगे 3 अपॉन 5 माइनस ए माइनस 0, है ना, m2 माइनस m1 हो गया, 1 प्लस m1 m2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे आपके सामने बचेगा माइनस में 1 माइनस ए इक्वल टू 3 अपॉन 5 माइनस ए, यही बच रहा है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस ए से, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस ए को, तो ये हो जाएगा -10 प्लस का 2a और इज इक्वल टू 3 माइनस का 3a। ए को उठा के इधर कर लेते तो ये हो जाएगा 5a इक्वल टू, इसको उठा के इधर कर लेते तो ये हो जाएगा 13, तो a की वैल्यू आ जाएगा 13/5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए कितना आ गया, ए की वैल्यू 13/5, 0, और ये हो गया इसका आंसर, है ना। हमसे कोऑर्डिनेट पूछा गया तो हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पे, और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। देखो क्वेश्चन नंबर है 34। 34 में क्या है, लेट 2, 1, -3, -2 एंड a, b form a triangle so that collection of the point a, b form a line for which the triangle is isosceles, find the equation of the line। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आप ध्यान से सुनना। 3 पॉइंट हमारे सामने दिया हुआ है, 2, 1, दूसरा पॉइंट है -3, -2, ठीक है, और एक पॉइंट है a, b। एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे मैं जानबूझ के a, b को ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमें समझाना आसान हो जाए। और ये हमारा एक ट्रायंगल है, और ये हो गया 2, 1, और ये हो गया -3, -2। तो नाम देते हैं a, b एंड c। ये तीनों वर्टेक्स दिया है ट्रायंगल का। हमें ये प्रूफ करना है
कि ये जो ए कामा बी है इसका जो लोकस होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसा ही लिखा हुआ है। ठीक है, देखो ए कामा बी फॉर्म अ लाइन कलेक्शन ऑफ द पॉइंट। तो ए कामा बी ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसका जो कलेक्शन होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो कलेक्शन बोलने का मतलब ये हुआ कि लोकस निकालना है, सही ना। तो अब कंडीशन क्या दे रखा है, जब भी लोकस निकालते हैं तो कोई ना कोई कंडीशन जरूर दे रखा होगा। तो कंडीशन क्या है यहाँ पे कि पॉइंट सी जो है, पॉइंट सी इस प्रकार से मूव करेगा कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये हुआ कि दो साइड इक्वल होगा, यानी पॉइंट सी को इस प्रकार से मूव करना होगा ताकि ये दोनों साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अगर ये दोनों साइड इक्वल हो गया तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा। तो आप समझ गए। अच्छा, पॉइंट सी यहाँ रहेगा तो ये लेंथ बराबर रहेगा, और जस्ट थोड़ा सा नीचे भी आ जाएगा तो भी ये लेंथ बराबर रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा तो भी ये लेंथ बराबर रहेगा। यानी कि पॉइंट सी को कुछ इस तरह से मूव करना पड़ेगा, है ना, ऊपर भी जाएगा तो भी इस तरह से। तो उसका जो पाथ निकल के आएगा कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। यही बात हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लोकस निकालेंगे। लोकस अगर स्ट्रेट लाइन आया तो बोल देंगे कि इसका लोकस कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, सही है। तो लोकस कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो सी पॉइंट है ये क्या है, एक वेरिएबल पॉइंट है। सी क्या है, एक वेरिएबल पॉइंट है, क्योंकि ये मूव कर रहा होगा तभी तो लोकस बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मूवेबल पॉइंट है उसको तो अभी हम लोग इक्वेशन क्रिएट करेंगे, सॉरी एक रिलेशन तैयार करेंगे मूविंग पॉइंट और गिवन डेटा के बीच। तो जो रिलेशन आएगा उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, एक्स कामा वाई से। ए को रिप्लेस कर देंगे एक्स से, बी को रिप्लेस कर देंगे वाई से, तो वो हमारा इक्वेशन आ जाएगा, सही है। चलिए, तो अब हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट सी किस प्रकार से मूव करेगा ताकि ये सी ए बी क्या बन जाए, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाए। तो यहां बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर सी ए बी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा तो सी ए और सी बी के लेंथ बराबर रहेगा। तो सी ए इज इक्वल टू सी बी। तो यहाँ पे अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग कर दिया। अब आप बोलोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से सी ए तो निकाल ही सकते हैं, कैसे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि a माइनस 2 का स्क्वायर। ये क्या कर रहा हूं मैं, सी ए बोले तो एक लेंथ है तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1 b माइनस 1 का स्क्वायर, और रूट नहीं लेंगे क्योंकि इस पे स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। सेम काम इधर भी, सी बी का लेंथ। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर तो a प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से b प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, सही ना। तो इसको सॉल्व कर देंगे, एक रिलेशन तैयार हो जाएगा, और इसको रिप्लेस कर देंगे एक्स वाई से तो हमारा लोकस भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a, यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b इक्वल टू, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर प्लस 4b आ जाएगा। अब यहाँ पे जो कटेगा उसको काट देंगे। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया। अच्छा, और तो कुछ कट नहीं रहा है, तो ए वाले को एक साथ कर लेते हैं। तो 6a और ये 4a इसको उठा के इधर कर लेते हैं, तो माइनस का 10a हो जाएगा। माइनस 2b इधर से 4b इसको उठा के इधर कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6b हो जाएगा। अच्छा, अब नंबर देखो, 4 प्लस 1 5 है और 9 4 13 है, तो 5 माइनस 13 8 5 13 माइनस का 8 बचेगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। माइनस 2 कॉमन ले लेते, तो माइनस 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 5a प्लस 3b और प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5a प्लस 3b प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आपको ये ध्यान देना है कि a और b और ये जो गिवन डेटा इसके बीच हमने रिलेशन तैयार किया। तो ये जो रिलेशन है कैसा है, 1 डिग्री इक्वेशन है। 1 डिग्री बोले तो क्योंकि यहाँ पे a और b ये दोनों क्या है, वेरिएबल है, तो चूंकि इस पे पावर 1 है तो ये कैसा है, 1 डिग्री। और 1 डिग्री इक्वेशन हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो बोलेंगे दिस इज, अच्छा इसको रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस a कामा बी टू एक्स कामा वाई, ए और बी को रिप्लेस कर देंगे एक्स कामा वाई से। तो यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसका लोकस आ गया, तो बोलेंगे दिस इज 1 डिग्री इक्वेशन, दिस इज 1 डिग्री इक्वेशन, 1 डिग्री इक्वेशन। सो पाथ ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट है ना, कलेक्शन ऑफ पॉइंट, सो कलेक्शन ऑफ पॉइंट ए कामा बी इज स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। एंड इक्वेशन इज
इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज क्या होगा 5x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और ये हो गया प्रूव्ड, है ना। यही हमें प्रूफ करना था। इक्वेशन भी बता दिया और इसका जो पाथ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, सही है ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो हम लोग अगले एक्सरसाइज पे आएंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।